हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं मैन्योर फर्टिलाइज़र के बारे में। अगर आपको मैन्योर फर्टिलाइज़र के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को देखिए, मज़ा खूब आएगा, है ना। और बेसिक से जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। और आपको बता दूं कि ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये चैप्टर इम्प्रूवमेंट फूड रिसोर्स से रिलेटेड है ना। और उसमें जो हेडिंग है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, है ना, उसी का ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो मेरा नाम है सूर्य प्रकाश और हम सबका आप सबका खूबसूरत सा चैनल PS गुरु, और स्टार्ट करते हैं मैन्योर है क्या, ठीक है। देखो, मैन्योर की बात के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो बताया था मैन्योर का मतलब देसी खाद, मैन्योर का मतलब देसी खाद, है ना। अच्छा, बताओ, मैन्योर की बात करें तो मैन्योर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मैन्योर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर की बात करें तो मैन्योर में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, और इसमें स्मॉल क्वांटिटी में क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है। मतलब अगर आप मैन्योर का इस्तेमाल कर रहे हो, खाद का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा और न्यूट्रिएंट कम होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी of nutrient to the soil। ये soil को स्मॉल क्वांटिटी आप न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मैन्योर है ये ऑर्गेनिक मटेरियल रिच है, लेकिन न्यूट्रिएंट कम दे रहा है। समझ लो, देसी खाद अपन जो छोड़ते हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट कम होता है। अब आपको पता होगा ये बनाया कैसे जाता है मैन्योर को बनाते कैसे हैं। देखो, मैन्योर को बनाते कैसे हैं, पहले बात सुन लो। देखो, जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है, एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट होते हैं, इनको हम अच्छी तरह से क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके क्या तैयार करते हैं, मैन्योर तैयार करते हैं। तो क्या मैं लिख दूं, प्रिपेयर बाय decomposition of animal excreta and plant waste। देखो, इसको तैयार कैसे करते हैं। हमारे पास जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है और प्लांट वेस्ट होता है, इसको हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं, ठीक है। बात करें तो मैन्योर की, तो हमने बताया कि ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट कम होता है, और तैयार कैसे किया जाता है, एनिमल एक्सक्रीटा प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करके मैन्योर खाद बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे बताऊं कि जब इसके अंदर न्यूट्रिएंट कम होता है तो आप सॉइल को यानी प्लांट को आप सप्लाई करोगे मैन्योर, सॉइल में डालोगे मैन्योर, तो ये ऑर्गेनिक मैटर तो ज़्यादा देगा, न्यूट्रिएंट कम देगा, तो प्लांट को ज़्यादा बेनिफिट थोड़ी होगा। प्लांट को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी। उस केसेस में क्या करें, मैन्योर का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें आप। मैन्योर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो, बात क्लियर हो रही है आपको। अच्छा, अगर हम करें मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मटेरियल अगर ज़्यादा है तो उससे फ़ायदा क्या है। मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल अगर ज़्यादा है तो उससे फ़ायदा क्या है। देखो, इन मैन्योर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। देखो,
अगर मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर रिच है तो उससे फायदा क्या होगा? देखो उससे फायदा होने वाला ये फायदा होगा कि सॉइल स्ट्रक्चर चेंज होगा। क्या चेंज होगा? सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? चेंज होगा। हमारे मैन्योर के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो उससे सॉइल स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब सॉइल स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब क्या है अभी समझो आप। जैसे देखो ऐसे हम बता दें, अगर आपके पास ऐसा लो, हमारे पास अगर मतलब ऐसा खेत है जिसमें बलुई मिट्टी है, समझ लो बलुई मिट्टी, तो उसमें आप पानी डालोगे, खेत में पानी चलाओगे तो पानी आसानी से गायब हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, सही कि नहीं है? तो ऐसे केसेस में अगर आप मैन्योर इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है अच्छा खासा, तो ये क्या करेगा ना, ये पानी को होल्ड कर लेगा, पानी को होल्ड कर लेगा, खेतों में पानी काफी दिन तक बना रहेगा ऐसा ही, समझ रहे हो? तो इसका एक फायदा मिल रहा है आपको। अगर आपके पास क्लेई सॉइल है, चिकनी मिट्टी टाइप का है मिट्टी, तो ये चिकनी मिट्टी टाइप में जो भी ड्रेनेज की प्रॉब्लम आएगी, जो भी वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम आएगी, वाटर लॉजिंग मतलब जल भराव की प्रॉब्लम आएगी, है ना, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसके तो बेनिफिट है ना, फायदा है। अगर हम आपसे कहें कि ऐसा है, तो अगर हमारे पास सैंडी सॉइल है, कैसा है? सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल है, तो उसमें होगा क्या? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, समझ लो, सैंडी सॉइल में वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पानी रुकने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, आप ऐसा कह सकते हो। और अगर हमारे पास क्लेई सॉइल है, तो क्लेई सॉइल है, तो उसमें जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम होंगी, वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम होगी, ये काफी हद तक कम होगी, तो ये उसे प्रिवेंट करेगा ड्रेनेज एंड वाटर लॉजिंग। ड्रेनेज और वाटर लॉजिंग की जो समस्या होगी वो दूर हो जाएगी अगर हमारे मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर रिच है। बात क्लियर हो रही है? अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट आपको सिखाया कि मैन्योर जो होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, न्यूट्रिएंट कम मिलता है, बनाया कैसे जाता है, जो भी वेस्टेज होते हैं, एनिमल स्क्रीटा हो गया, प्लांट वेस्टेज हो गए, उसको डिकम्पोज करके बनाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि अगर मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है? सैंडी सॉइल को, क्लेई सॉइल को फ़ायदा होने वाला है, सही है? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, जरा मुझे एक बात बताओ आप मुझसे एक बात पूछूं, मैं एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे बताओ मैन्योर का फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है इसका? मैन्योर का एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है? इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है? मैं आपसे पूछूं इसका फायदा क्या है? अच्छा मुझे बताओ, अगर ऐसे मुझे बताओ, अगर मैन्योर ना होता तो क्या हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? एक्सिस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं? अच्छा बताओ, ये फर्टिलाइजर क्या केमिकल होते हैं? और केमिकल को अगर हम खेतों में डालते खूब एक्सिस डालेंगे तो बताओ क्या पोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? इन्वायरमेंट अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? वाटर पोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो फर्टिलाइजर डालने से इतनी सारी समस्याएं आती हैं। अगर उनकी जगह पे हम मैन्योर डालें तो क्या हम इन्वायरमेंट में होने वाले पोल्यूशन को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं? यही तो इसका फायदा है, यही तो इसका फायदा है। तो ये हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखेगा ना। ये ऐसे एक लाइन में बोले तो मैन्योर का फायदा क्या है? हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखेगा, ये हमारी इन्वायरमेंट को क्या करेगा? प्रोटेक्ट रखेगा। तो इट प्रोटेक्ट टू द एनवायरमेंट, इट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ये हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, बात क्लियर है क्या? जल भराव, हाँ, ड्रेनेज का मतलब जो पानी इधर उधर मूव कर रहा है ना, ये इसको ड्रेनेज और वाटर लॉजिंग मतलब जल भराव एकदम पूरा, है
ना, तो उसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो जितना अमाउंट में पानी चाहिए उतना अमाउंट में पानी वहाँ पर रुकेगा। समझ रहे हो? ड्रेनेज का मतलब होता है जो भी मिट्टी का वो पानी का बहाव होता है ना, ये सब कम हो जाएगा, पानी का बहाव हाँ कम हो जाएगा। और वाटर लॉजिंग मतलब कहने का मतलब पानी का भराव जो है इधर उधर वो सही वे में अरेंज हो जाएगा, और ये मतलब वहाँ पे उस एरिया में जल भराव नहीं होगा। ठीक है। चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी में पानी क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी अगर आप ये डाल रहे हो, तो ये बात होती है। ठीक है। आगे हम बात करें मैन्योर का फ़ायदा क्या है, तो आपको पता चला मैन्योर का फ़ायदा क्या है। अच्छा ठीक है। देखो दूसरी बात है, मैन्योर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, मैन्योर को रिसाइकिल कर सकते हैं, मैन्योर को रिसाइकिल कर सकते हैं इसको, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। हम बात करेंगे, देखो जो मैन्योर होता है उसके अंदर बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं, और बायोलॉजिकल मटेरियल को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो देखो ये मैन्योर दो तरह के होते हैं। मैन्योर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। हमारे पास मैन्योर दो तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा बायोलॉजिकल मटेरियल है, उसके आधार पे मैन्योर कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है मैन्योर। तो हम इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैन्योर के बारे में। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैन्योर के बारे में। देखो जरा, देखो मैन्योर कितने तरह के होते हैं? हमारे पास दो तरह के मैन्योर होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं कंपोस्ट या बोलते हैं बर्मी कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट। एक होता है कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट, और दूसरा होता है ग्रीन मैन्योर। दूसरा क्या होता है? ग्रीन मैन्योर। अगला होता है ग्रीन मैन्योर। एक होता है कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट, और अगला क्या होता है? ग्रीन मैन्योर। ठीक है, अच्छा अपन बात करते हैं कि ये कंपोस्ट बर्मी कंपोस्ट होता क्या है, और फिर ग्रीन मैन्योर क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो हम आपको समझा रहे हैं कंपोस्ट क्या होता है, फिर समझाएंगे वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। देखो कंपोस्ट समझो क्या होता है। कंपोस्ट की खाद हम लोग घरों में बनाते हैं, घरों में मतलब घर में नहीं समझ रहे हो ना? हाँ नहीं समझे सर, घर में बनाते हैं एकदम घर में, जैसे दाल चावल बनाते हैं वैसे कंपोस्ट खाद तो नहीं बनाते, तो ऐसा नहीं। देखो जो भी वेस्टेज है हमारे पास, जैसे वो डोमेस्टिक वेस्टेज हो गए, सीबेग वेस्टेज हो गए, प्लांट वेस्टेज हो गए, एनिमल वेस्टेज हो गए, जो भी वेस्टेज है हमारे पास, उनको क्या करते हैं? उनको हम एक गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और फिर वो जो आपने वेस्टेज इकट्ठा किया है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, अपने आप धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, उसमें है ना पैथोजन अटैक करता है ना, और धीरे धीरे बैक्टीरिया वगैरह पनपते हैं, है ना, ये सब पनपते हैं और धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करते हैं, बर्बाद करते हैं, फंजाई वगैरह है ना ग्रो करते हैं, उसको धीरे धीरे बर्बाद करते हैं, और धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाता है और धीरे धीरे वो मैन्योर बन जाता है। उसी को होते हैं कंपोस्ट वाली खाद। समझ रहे हो? तो क्या मैं लिखूं कि कंपोस्ट वाली खाद क्या है? देखो मैं कहूँगा हमारे पास जो एनिमल वेस्टेज है, एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, सीबेग वेस्ट है, या फिर डोमेस्टिक वेस्ट है, इन सबको हम इकट्ठा करते हैं कहाँ? पिट्स में, गड्ढे में, पिट्स में इकट्ठा करते हैं, गड्ढे में इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और गड्ढे में इकट्ठा करते हैं, फिर ये धीरे धीरे क्या होता है? डिकम्पोज होता है। धीरे धीरे क्या होता है? ये डिकम्पोज होता है, और ये डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होके बनाता क्या है? मैन्योर। क्या बनाता है? मैन्योर। और किस टाइप का मैन्योर बनाता है? ये जो मैन्योर बनाता है इसी को क्या कहते हैं? कंपोस्ट। क्या कहते हैं? कंपोस्ट। इसी को कहते हैं कंपोस्ट, इसी को बोलते हैं अपन कंपोस्ट। और ये कंपोस्ट रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट, ये रिच इन ऑर्गेनिक मैटेरियल
एंड न्यूट्रिएंट। यही जो है ऑर्गेनिक मटेरियल और न्यूट्रिएंट रिच होता है। बात क्लियर है? तो कंपोस्ट की खाद तो ये सब होता है, कोई बड़ी बात नहीं, हम लोगों के यहाँ भी होता है। मम्मी क्या करती हैं, जो फिर देखो गाय भैंस का जो डंग होता है ना, इसके बाद फिर जो भी पत्ती वगैरह सड़ी गली पत्ती होती है ना, वेजिटेबल वेस्टेज होते हैं, इसके अंदर वेजिटेबल वेस्टेज भी आ जाएंगे प्लांट वेस्टेज में। तो वो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और धीरे धीरे सड़ जाती हैं, सड़ के खाद बन जाती है और फिर उसको हम खेतों में डाल देते हैं, ये तो करते हैं, पैदावार अच्छी हो जाती है। तो ये होती है आपकी कंपोस्ट वाली खाद। अगली हम बात करें वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। बात करें वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट नीचे दिख रहा है, अपने नीचे नहीं बोर्ड पे, वर्मी कंपोस्ट देखो। वर्मी कंपोस्ट में क्या करते हैं, देखो जो एनिमल रिफ्यूज प्लांट रिफ्यूज होता है, रिफ्यूज मतलब वेस्टेज, वही कूड़ा कचरा, एनिमल और प्लांट का जो कूड़ा कचरा होता है उसको हम ना क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कराने के लिए हम अर्थवार्म का यूज करते हैं। अर्थवार्म का मतलब समझते हो, केचुआ। अरे केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? क्यों कहा जाता है? क्योंकि सॉइल को फर्टाइल बनाता है ना, मिट्टी को बुरबुरा बनाता है ना, और मिट्टी को बुरबुरा बनाता है, सॉइल को फर्टाइल बनाते हुए, और उसमें अच्छी खासी फसल ग्रो करती है। केचुआ किसान का मित्र होता है। बात क्लियर है क्या? तो वर्मी कंपोस्ट में क्या होगा, देखो एनिमल बेस्ड होगा या एनिमल रिफ्यूज की बात करें, देखो एनिमल रिफ्यूज होगा, जो प्लांट रिफ्यूज होगा, एनिमल रिफ्यूज होगा, प्लांट रिफ्यूज होगा, उसको हम इसके डिकम्पोजिशन में इसको हम क्या करना चाहते हैं, डिकम्पोज। इसको हम डिकम्पोज करना चाहते हैं, तो क्या करें, यूज करें किसका, अर्थवार्म का। है ना, अर्थवार्म का यूज करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। और ये डिकम्पोज अर्थवार्म क्या करता है, इसको डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज करके फिर क्या बनाता है, कंपोस्ट बनाता है, जिसको कहते हैं वर्मी फॉर्म कंपोस्ट। और आजकल ये इनकी बहुत लार्ज स्केल पे बात होती है, क्योंकि आपको पता है कि फर्टिलाइजर नुकसानदायक है, हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। ये सब अच्छे से की जाती है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाए जाते हैं, कंपोस्ट खाद बनाए जाते हैं। बस केचुआ उगाना होता है लार्ज क्वांटिटी में। क्यों नहीं मिलेगा, उगाया जाता है वर्षा उसको। अरे जहां ऑर्गेनिक मैटर रिच होगा वहां पे ऑटोमेटिक केचुआ पनप जाएगा, समझ रहे हो? तो इससे होगा क्या, अपना खाद बना तैयार है। क्लियर है बातें? अब ग्रीन मैन्योर में क्या करते हैं जरा देखो, ये प्रॉब्लम समझ में आई? ठीक है, आ जाओ, ग्रीन मैन्योर की अपन बात करते हैं। ग्रीन मैन्योर की बात करते हैं, नाम से पता चल रहा है हरी खाद। अब सर हरी खाद कैसी होती है, अपन तो हरी खाद देखे ही नहीं, वो भी देसी हरी खाद। तो देखो मैं बता रहा हूं, देखो हम क्या करते हैं, जब हम खेतों में सीड डालना चाहते हैं, जब खेतों में सीड डालने वाले होते हैं ना, ये है चलो ठीक है गेहूं की खेती करने वाले ऐसे मान लो, तो उसके कुछ दिन पहले ही हम लोग कुछ प्लांट्स को ग्रो करा लेते हैं खेतों में। जैसे वो सनहम्प हो गया, है ना, जैसे वो और भी पी फैमिली के बहुत सारी वैरायटी हो गई, ये मूंग वगैरह हो गए, है ना, इनको ग्रो करा लेते हैं। और ये जब बड़े बड़े हो जाते हैं ना, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, इसके बाद है ना खेतों में सीधे उसको हल चला देते हैं, प्लाइंग कर देते हैं, उसको हम सीधे खेतों को जोत देते हैं। तो ये जो हरे प्लांट थे, ये कट पिट के कहाँ मिल जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। अब आपको पता है कि ये बड़े बड़े पौधे थे, ग्रीन पौधे, तो इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस रिच होंगे। तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस जो न्यूट्रिएंट है, ये मिट्टी के अंदर मिल गए, ठीक है। और इसके बाद फिर हम दोबारा उसमें सीड डाल देते हैं, तो उससे क्या होती है, पैदावार बढ़ जाती है।
इसको कहते हैं अपन ग्रीन मैन्योर। समझ आया? तो ग्रीन मैन्योर की में क्या करते हैं अपन, पहले प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, कुछ प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, ठीक है। उस प्लांट को ग्रो कराने के बाद हाँ खेतों को प्लाइंग कर देते हैं, जोत देते हैं अच्छी तरह से, है ना, ताकि मिक्सअप हो जाए ये जो प्लांट से। इसके बाद सॉइल ऑटोमेटिक रिच हो जाएगा, न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन फास्फोरस रिच हो जाएगा। सही है? तो यही होता है ग्रीन मैन्योर, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सीड डालने से पहले प्लांट को ग्रो कराएंगे। वो प्लांट जैसे मूंग हो गया, सनहिम्प हो गया, है ना, और भी प्लांट होते हैं पी फैमिली के, उनको ग्रो कराते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर खेतों में हल चला देते हैं, फिर ये कट पिट के मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, और मिलने के बाद फिर क्या होता है, अच्छे से उसमें मिक्सअप होने के बाद ये नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट सॉइल्स के अंदर चले जाते हैं, और इसके बाद ये हमारे दोबारा जो हम सीड डालेंगे उनको मिलेंगे, वो प्लांट ग्रो करेंगे अच्छी तरह से। इसी को कहते हैं अपन ग्रीन मैन्योर। इसी को क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्योर। क्लियर है बात है? अच्छा, तो मैन्योर हमने आपको समझा दिया मैन्योर क्या होता है। एक बार फिर से देखो इसका रिकैप। बात करते हैं मैन्योर की, तो मैन्योर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है, न्यूट्रिएंट कम होता है इसके अंदर। बनाया कैसे जाता है? एनिमल वेस्टेज, है ना, एनिमल वेस्टेज, प्लांट वेस्टेज, एनिमल एक्रीटा वगैरह सबको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके मैन्योर बनाते हैं हम लोग। न्यूट्रिएंट रिच है, सॉरी न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर रिच है, तो ये सॉइल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, क्ले सॉइल में चेंज करेंगे, सैंडी सॉइल में चेंज करेंगे। साथ ही साथ इनका फायदा ये है कि ज़्यादा मात्रा में अगर मैन्योर इस्तेमाल करोगे तो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगा, पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा। सही है? और इसमें किस तरह का बायोलॉजिकल मटेरियल है उसके बेसिस पे मैन्योर दो तरह के हैं। एक मैन्योर को बोलते हैं कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट, दूसरा है ग्रीन मैन्योर। बर्मी कंपोस्ट में क्या करते हैं, है ना, इसमें एनिमल प्लांट के रिफ्यूज़ को डिकम्पोज कराने के लिए अर्थवार्म का इस्तेमाल करते हैं। कंपोस्ट खाद में क्या होता है, जो भी वेस्टेज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक गड्ढे के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर बाद में इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, और ग्रो करके इनको धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके हम क्या बनाते हैं, कंपोस्ट खाद बनाते हैं। बात क्लियर है? आओ हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर, ठीक है। देखो फर्टिलाइजर क्या होता है। अपन बात की मैन्योर की, तो मैन्योर में देखा कि ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है, न्यूट्रिएंट वीक होता है, न्यूट्रिएंट नहीं होता उतना अच्छा खासा। इसका उल्टा होता है फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर में क्या होता है, फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। समझ लो, जो भी आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। सही है? तो सबसे पहली बात हम फर्टिलाइजर के बारे में जानेंगे। फर्टिलाइजर हाई कास्ट फार्मिंग होता है, ये हाई कास्ट फार्मिंग होता है। वही किसान इसको अफोर्ड कर सकता है जिसके पास पैसे हो। सही है? फर्टिलाइजर तो वही तो यूज करेगा भाई, जिसके पास पैसे नहीं वो फर्टिलाइजर कहाँ से इस्तेमाल करेगा बताओ? कर पाओगे? मैं आप ही से पूछूं कि बताओ, जिसके पास पैसे हैं वो हो सकता है कि गन्ने की खेती कर रहा हो, उसमें 5 बार खाद फेंक चुका हो, फर्टिलाइजर फेंक चुका हो, और जिसके पास नहीं है एक ही बार फेंक कर रो रहा हो। समझ रहे हो? तो वही बात है। तो ये सबसे पहली बात, ये हाई कास्ट फॉर्म कैसी है? हाई कास्ट फार्मिंग है, हाई कास्ट फार्मिंग। दूसरी बात देखो क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कम होते हैं। तो बात करें तो इसमें ये रिच इन न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट रिच है ना, और ये सॉइल्स को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है सॉइल्स के अंदर। मतलब मैं न्यूट्रिएंट रिच है तो ये सप्लाई क्या करेगा, ये देखो न्यूट्रिएंट रिच है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, पोटेशियम, ये जैसे न्यूट्रिएंट को क्या सप्लाई करता है सॉइल्स को। ठीक है? इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर
नहीं है, अगर होगी तो बहुत थोड़ी बहुत होंगी, है ना। तो ये लेस ऑर्गेनिक मैटर, लेस ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर कम होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच होता है, ऑर्गेनिक मैटर कम होते हैं इसके अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर, ठीक है। अच्छा बताओ, खेतों में अगर आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो, न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, तो बताओ प्लांट ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? भाई बताओ, अगर खेतों में फर्टिलाइजर डाल रहे हो आप, तो बताओ फर्टिलाइजर तो न्यूट्रिएंट रिच है ना, और प्लांट को न्यूट्रिएंट ही चाहिए। आपको याद हो, इससे 2 वीडियो पहले आपने पढ़ा था, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ा था, न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो आपको पता है प्लांट को न्यूट्रिएंट की जरूरत है, सही है कि नहीं है? तो प्लांट को अगर न्यूट्रिएंट मिलेगा तो प्लांट ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? प्लांट ग्रो करेगा। न्यूट्रिएंट मिलेगा तो प्लांट का क्या होगा? ग्रोथ होगा, प्लांट का ग्रोथ होगा। प्लांट ग्रोथ की बात करें, फ्लावर्स में ग्रोथ होंगे, है ना, उसकी लीव्स भी ग्रोथ करेगी, ब्रांचेस भी ग्रोथ करेंगे, तो अल्टीमेट प्लांट में ग्रोथ होगा, प्लांट हेल्दी बनेगा, सही है। प्लांट में ग्रोथ होगा, प्लांट हेल्दी प्लांट बनेगा अगर आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो तो। बट इसके लिए कहानी है, अगर आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हो तो जरूरी है कि ये जानो कि प्लांट को कब फर्टिलाइजर की जरूरत है, सही है। पता चला कि आप फर्टिलाइजर को जब जरूरत था तो आपने डाला ही नहीं, उसके बाद उसको आवश्यकता नहीं है, बाद में उसको डाल दिया आपने, तो भी तो बेकार है। स्टार्टिंग फेज में नई रिक्वायरमेंट है तो डाल दिया, और जब रिक्वायरमेंट है तो आपने डाला ही नहीं, तो बर्बाद हो जाएगा फसल वैसे ही। तो कब डालना है ये आपके लिए बहुत जरूरी बात है, और कितने क्वांटिटी में डालना है ये भी बहुत जरूरी बात है कि नहीं? आपने पढ़ा है कि अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट की बात करो, न्यूट्रिएंट अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आपने डाल दिया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, प्लांट तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। न्यूट्रिएंट की एक्सेस हो जाए तो टॉक्सिसिटी हो जाती है प्लांट, कमी हो जाए तो सिम्टम आ जाते हैं, पढ़ा है। तो ज़्यादा डाल दोगे तो भी बेकार है, कम डाल दोगे तो भी बेकार है। तो आपको डालना कैसे है? बराबर क्वांटिटी में, जितना रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको डालना पड़ेगा, सही है। तो फर्टिलाइजर के बारे में आप ये बात समझो, ठीक है। और दूसरी बात देखो, कभी ऐसा हो गया, अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ बातें, सारी बातें तो बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा, लिखूंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं कहूं आपसे कि आपने फर्टिलाइजर डाला खेतों में, और आपने पानी, जब खेतों में पानी डाला तो पानी आपके से ज़्यादा हो गया, तो बताओ फर्टिलाइजर बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा? तो आप फर्टिलाइजर डालें तो आपको इसके बाद कितना पानी की ज़रूरत है ये आपको पता होना चाहिए। पता है, आप ज़्यादा पानी डाल, फर्टिलाइजर बह के चला गया, दूसरे खेतों में चला गया, और सब अल्टीमेटली मूव करके वाटर बॉडी के अंदर पहुंच गया। बताओ, फर्टिलाइजर मतलब केमिकल, और केमिकल वाटर बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा तो बताओ, इससे बताओ वाटर बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? उनको नुकसान होगा कि नहीं नुकसान होगा? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा कि नहीं किल करेगा? भाई खेतों में जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा अर्थवाम भी नहीं ग्रो कर पाएगा खेतों में, वो भी तो मर जाएगा। देखो यहाँ पे वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है फर्टिलाइजर से। इवन प्लांट को फायदा तो है लेकिन ज़्यादा नुकसान भी है ना। तो इससे अच्छा है कि हम किसको बढ़ावा दें? ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खाद, है ना, ये सबको बढ़ावा दें। उनसे क्या है, उनसे क्या है, कोई केमिकल्स लोचा नहीं है, कोई नुकसानदायक नहीं है, वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे, यही केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर भी जाएंगे, हमारे बॉडी को नुकसान करेंगे, हमारे ऑर्गन को डैमेज करेंगे, हमारे ऑर्गन को भी तो डैमेज करेंगे। हाँ, इसलिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम हो तो ही अच्छा है। न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते ही नहीं ज़्यादा। समझ रहे हो मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूं? मतलब इवन कि जैसे यूरिया डाल रहे हो आप, तो यूरिया आप डाल रहे हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी बॉडी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है यूरिया?
और ये हमारी बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करेगा कि नहीं? बताओ, यूरिया हमारी बॉडी में यूरिया को निकालने के लिए हमारी किडनी देखो फिल्टर करती है, बार बार यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है यूरिया को, सही कि नहीं है? तो यूरिया और बॉडी में पहुंचा रहे हो और बॉडी में, तो इससे हमारे ऑर्गन किडनी पूरा डैमेज हो जाएंगे ना। फिर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम हो तो सही है। पहले टाइम में देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा होती थी, देसी खाद ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, लोगों को बीमारियां कम होती थी। अब देखो जितने भी ये सब खा रहे हैं बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दो, फर्टिलाइजर का कम से कम इस्तेमाल करो, है ना। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जैसे खादों का इस्तेमाल करो, ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करो, इससे भी प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, बशर्ते इनको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, है ना। इनको लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है। ये थोड़ी सी डालोगे तो काम हो जाएगा, वो ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको, इससे उसमें न्यूट्रिएंट कम होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगले वीडियो में बात करेंगे हम इरिगेशन के बारे में, सिंचाई के बारे में, है ना, और फिर अच्छी अच्छी बातें करेंगे, है ना। ओके।